लंदन की घनी गलियों में MI6 एजेंट हैटी शॉ और उनकी टीम एक बेहद खतरनाक मिशन पर है। उनका मकसद है स्नोफ्लेक नामक प्रोग्रामेबल सुपर वायरस को एक तकनीकी आतंकी संगठन ईटोन से वापस हासिल करना। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था जब अचानक ब्रिक्सटन लोर नाम का एक खतरनाक शख्स वहां आ धमकता है। ये वही ब्रिक्सटन है जो पहले MI6 का एजेंट हुआ करता था, लेकिन अब साइबरनेटिक इम्प्लांट्स की वजह से वो किसी सुपर विलेन से कम नहीं है। उसकी ताकत और गति किसी इंसान कल्पना से भी परे है। ब्रिक्सटन ने आते ही हैटी की पूरी टीम को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन हैटी जो अपनी होशियारी और तेजी के लिए जानी जाती है, स्नोफ्लेक की केवल एक मात्र खुराक अपने अंदर इंजेक्ट करके वहां से भाग निकलती है। अब ब्रिक्सटन ने चालाकी से हैटी को अपनी ही टीम का हत्यारा और स्नोफ्लेक का चोर साबित कर दिया। नतीजतन हैटी पूरी दुनिया की नज़रों में भगोड़ी बन गई है। दूसरी ओर कहानी में एंट्री होती है दो सबसे अलग और दुश्मन जैसे किरदारों की। ल्यूक हॉब्स जो एक पूर्व DSI एजेंट है और हर काम को नियमों के अनुसार ही करता है, और दूसरा है डेकॉर्ड शॉ, एक पूर्व MI6 एजेंट जो अपने तरीके से खेल खेलता है। कहानी में दोनों हॉब्स और शॉ की पर्सनल लाइफ का एक नया पहलू भी सामने आता है। हॉब्स की एक छोटी सी बेटी है जिसका नाम सैम है और वो उसे हमेशा खुश रखने की कोशिश करता है। सैम अपने पापा के साथ खूब मस्ती भी करती है और हॉब्स उसे बहुत प्यार करता है। दूसरी ओर डेकॉर्ड शॉ के पास उसकी माँ क्वीनी है जो एक बहुत ही शातिर चोर और माफिया है। क्वीनी अभी जेल में बंद है, लेकिन उनकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगता है कि अगर वो चाहती तो 2 मिनट में ही जेल को उड़ाकर भाग सकती थी। लेकिन क्वीनी के पास अब गिनती के ही दिन हैं और इसीलिए वो चाहती है कि वो अगले 2 साल जेल में ही काटे और फिर आराम से बाहर निकलकर अपनी ज़िंदगी जी सके। इसी बीच CSI का एजेंट लोकी दोनों को अलग अलग तरीके से कन्विंस करता है, पहले हॉब्स को और फिर शॉ को। यह बताया जाता है कि CSI एजेंट हैटी ने स्नोफ्लेक वायरस को अपने शरीर में ले लिया है। स्नोफ्लेक वायरस अगर जल्दी बाहर नहीं निकाला गया तो वह पूरे शहर में फैल जाएगा और एक एक करके सबकी जान ले लेगा। आपके पास सिर्फ 72 घंटे हैं इस वायरस को रोकने के लिए। अब दोनों अपनी तहकीकात में लग जाते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हैटी ने यह वायरस क्यों लिया और कैसे। हालांकि लोकी जानता है कि इन्हें एक साथ काम पर लगाना किसी युद्ध से कम नहीं होगा। हॉब्स और शॉ एक दूसरे से मिलते ही हर बार की तरह बहस में उलझ जाते हैं। दोनों को यह सोचकर भी चिढ़ आती है कि उन्हें एक साथ काम करना है, लेकिन CI के पास और कोई विकल्प भी नहीं है। डेक और शॉ अपने मिशन पर निकलता है और सबसे पहले अपनी बहन हैटी के अपार्टमेंट में पहुंचता है, लेकिन वहां ईटोन के गुंडों का हमला हो जाता है और उसे उन्हें मार पीट कर भागना पड़ता है। इसी बीच हॉब्स अपने पुराने स्टाइल में CCTV फुटेज और अपनी होशियारी का इस्तेमाल करते हुए हैटी का पता लगा लेता है। हॉब्स और हैटी का सामना होता है और दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई होती है, लेकिन हॉब्स अपनी ताकत और चालाकी का इस्तेमाल कर हैटी को काबू में कर लेता है। हेडक्वार्टर में पहुंचने के बाद हॉब्स या हैटी से पूछताछ करता है तो वह शुरुआत में कुछ नहीं बताती, लेकिन थोड़ी और फोर्स करने के बाद हैटी अपना मुंह खोल देती है। हैटी कहती है, मुझे लगता है तुम CSI के एजेंट नहीं हो, तुम तो BSF के जवान लगते हो। तुम्हारा बोलने और काम करने का तरीका CSI से बिल्कुल अलग है। तुम लोग हमेशा चुपके से जासूसों की तरह काम करते हो, लेकिन तुम्हारा तरीका तो बिल्कुल ही अलग है, जैसे खुले सांड की तरह इधर उधर सींग मारते फिरते हो। और उसी वक्त वहाँ पर हॉब्स की बेटी सैम का कॉल आ जाता है, अपने पापा हॉब्स का, और वह अपने ऐसे पापा से बातें करने लगती है। वहीं पर पीछे से हैटी अपनी हैंडकफ से निकालकर वहाँ के पुलिस वाले को जमकर पीटती है, लेकिन तभी हॉब्स की नज़र उस पर पड़ जाती है और वह उससे सच उगलवाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ पर डेकॉर्ड शॉ पहुँच जाता है। डेकॉर्ड हैटी को देखकर चौंक जाता है और हॉब्स को बताता है कि हैटी दरअसल उसकी बहन है। हॉब्स पहले तो यकीन नहीं करता, लेकिन फिर वह मजाकिया अंदाज में कहता है, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे परिवार में कोई समझदार इंसान है। हॉब्स और शॉ दोनों अभी एक दूसरे के साथ काम नहीं करना चाहते थे, इसलिए दोनों ही बहाने बनाने लगते हैं। कोई कहता है तेरी शक्ल बेकार है, कोई कहता है कि तेरे मुंह से गटर की बदबू आती है। उन सभी का आपस में झगड़ा चल ही रहा था, लेकिन तभी वह ब्रिंगस्टन अपनी टीम को लेकर वहां पहुंच जाता है। अब यहाँ पर सबसे खास बात यह है कि ट्यून कॉरपोरेशन जिसकी सैनिक है, यह सैनिक कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि एक तरह के रोबोटिक मैन्स होते हैं, यानी कि आधे रोबोट और आधे इंसान। इनके अंदर कुछ खास पावर्स भी हैं, जो कि समय का तालमेल मिलाकर कुछ ऐसी ही तेज गणित के साथ में लड़ते हैं कि सामने वाले का वार उससे पहले समझकर उस पर वार कर देते हैं और अपनी तेज चालाकियों के साथ
में ये उन दोनों पर भारी पड़ने लगते हैं। लेकिन हॉब्स एंड शॉ भी कहाँ पर कम थे। उनके पास में भी तेज रफ्तार ऑडी सुपर कार थी और उसकी मदद से वर्लिन के शहरों में भागने लगते हैं। यहाँ पर एक सीन बहुत ही मस्त है जहाँ पर वो अपनी कार को एक बस के नीचे से निकालते हैं और वहीं पर उनका पीछा करते हुए प्रिंसटन भी अपनी बाइक को काफ़ी बारीकी से निकाल लेता है, जैसे कि बाइक ना हो कोई आज्ञाकारी कुतिया हो। और एक मोमेंट ऐसा आता है जब ये तीनों ब्रिंसटन को चकमा देकर वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन ब्रिंसटन सिर्फ ताकतवर नहीं है बल्कि चालाक भी है। वह मीडिया का इस्तेमाल करके हॉब्स, डेकर्ड, शॉ और हैटी शॉ को देशद्रोही साबित कर देता है। अब ये तीनों पूरी दुनिया की नज़रों में खलनायक बन जाते हैं। जब ब्रिंसटन अपनी ईटोन ऑपरेशन में पहुंचता है तो वहाँ के डायरेक्टर उस पर गुस्सा होते हैं और उसे कहते हैं कि हमने तुम्हें इतना आसान सा काम दिया था और तुमसे वो भी नहीं हुआ। अगर हम चाहें तो तुम्हें अभी भी जान से मार सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हें अभी जान से मारना नहीं चाहता, बल्कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक और काम है। मैं चाहता हूँ कि तुम उन दोनों को अपनी टीम में शामिल कर लो, क्योंकि हॉब्स एंड शॉ दोनों ही काफ़ी दमदार और हमारे मतलब के बंदे हैं। अगर ये दोनों ईटोन के साथ काम करेंगे तो हमारी कंपनी काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ सकती है। फिर हम देखते हैं कि उन तीनों को, हॉब्स, हैटी और शॉ को, जहाँ पर ये आपस में बातचीत कर रहे हैं कि आखिर इतने कम दिनों के अंदर हम हैटी के शरीर से इस वायरस को कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन तभी उन्हें याद आता है कि इस वायरस को जिसने बनाया था उसका नाम था प्रोफेसर एनरिको। वह भी इस बर्लिन में घूम रहा है। एनरिको अपनी आदत के अनुसार रोज सुबह एक न्यूज़पेपर स्टैंड से अखबार खरीदता था, तो वह चुपके से उनको वहीं से किडनैप करके अपने सीक्रेट अड्डे पर ले आते हैं और उसे कहते हैं कि आखिर इस वायरस को शरीर से कैसे निकाला जा सकता है। तो एनरिको बताता है कि इसके दो तरीके हैं। पहला तो बहुत ही आसान है, इस लड़की को जान से मार दो और फिर जला देना। तो वह कहते हैं यह तो हो नहीं सकता। दूसरा तरीका क्या है? तो प्रोफेसर बताता है कि दूसरा तरीका यह है कि इसका एक रीइंजेक्ट डिवाइस है जो कि मॉस्को के एटीएम कॉरपोरेशन में है। वहाँ की सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा तगड़ी है जिसे तुम अपनी ज़िंदगी में कभी भी पार नहीं कर सकते। इसलिए पहला तरीका आसानी से जान से मार दो तो ये वायरस कहीं नहीं फैलेगा। मगर ये तीनों भी कहाँ मानने वाले थे और इन तीनों ने दूसरा तरीका इस्तेमाल करने का फैसला किया और वहीं से शॉ अपनी सीक्रेट लोकेशन में पहुंचता है और वहां पर अपनी गाड़ियों को भी दिखाता है और वहीं पर वो अपनी हॉब्स और हैटी की आइडेंटिटी भी चेंज कर लेता है ताकि यहाँ से मॉस्को के लिए निकल पाए। मगर एयरपोर्ट पे शॉ और हैटी तो आराम से निकल जाते हैं, पर हॉब्स की आईडी में माइक ऑक्समॉल लिखा होने के कारण उसे एयरपोर्ट पुलिस पकड़ लेती है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही हॉब्स पुलिस से पीछे छुड़ाकर प्लेन में आ जाता है। लेकिन वहाँ पर ये दोनों आपस में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ने लगते हैं। ना तो हॉब्स शॉ को पसंद करता है और ना ही शॉ हॉब्स को पसंद करता था। दोनों के आपस से एक दूसरे की बुराई करने का मौका नहीं छोड़ रहे थे। वहीं प्लेन में एक और बंदा इन्हें मिलता है जिसका नाम है डिंकली एयर मार्शल, और वह उनकी बातें सुनकर कहता है कि मुझे लगता है कि तुम लोग जरूर किसी मिशन पर होगे, क्योंकि ऐसी बातें तो कोई पुलिस फोर्स वाले ही लोग ही कर सकते हैं। तो अब ये बताओ कि मैं तुम्हारी किस प्रकार से मदद कर सकता हूँ। तो वहाँ पर वह दोनों मना करते हैं कि हमें तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एयर मार्शल कहता है कि जरूरत पड़ने में मैं तुम्हें एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, यहाँ तक कि सुपर जेट भी तुम्हारी सेवा में खड़ा कर सकता हूँ। ईटन का अज्ञात लेकिन साथी निर्देशक ब्रिंसटन को लगातार उन्नत बना रहा था। उसके शरीर के इम्प्लांट्स को ऐसे ऐसे अपग्रेड किया जा रहा था कि वह न सिर्फ तेज दौड़ सके बल्कि किसी रोबोटिक सुपर हीरो जैसा ताकतवर बन जाए। ब्रिंसटन से कहा गया कि उसकी अगली बड़ी चुनौती हॉब्स और शॉ को ईटन के पक्ष में काम करने के लिए मजबूर करना है। लेकिन ब्रिंसटन को यह अंदाजा नहीं था कि हॉब्स और शॉ इतनी आसानी झुकने वाले बंदे तो बिल्कुल भी नहीं थे। मॉस्को पहुंचते ही एक नई समस्या सामने आई। वैज्ञानिक आंद्रेइको का अपहरण ब्रिंसटन ने कर लिया। अब तीनों के पास समय बहुत कम था और वो जानते थे कि ब्रिंसटन तक पहुंचना आसान नहीं होगा। इसी बीच डेकॉर्ड अपनी पूर्व प्रेमिका मार्गरीटा से मिला। वह भी काफ़ी बड़ी माफिया की डॉन होती है और बल्कि उसका काम तो खुद ही माफिया को लूटने का था। वो सिर्फ पूर्व प्रेमिका ही नहीं थी बल्कि एक खतरनाक जासूस भी थी। उसने तीनों को जरूरी हथियार और मॉस्को में घुसपैठ करने का प्लान भी दिया। जैसे ही योजना लागू हुई, मार्गरीटा ने हैटी को ब्रिंसटन के करीब पहुंचाया। हैटी सीधे उस मशीन के पास पहुंचाई गई जो उसके शरीर से वह घातक वायरस निकाल सकती थी। फिर उसके बाद वो दोनों एक जेट प्लेन की मदद से सीधा मॉस्को में उसकी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और फिर होती है जमकर फाइटिंग शुरू। वहाँ के एक दरवाजे का बायोमेट्रिक डिजाइन को खोलने के लिए वह काफ़ी सारे लोगों को खूब कूटते हैं, मगर आगे ब्रिंसटन एंड कंपनी के लोग उनके स्वागत के लिए तैयार बैठे थे
यानी कि ब्रिंगस्टन और उसके सारे के सारे सिक्योरिटी गार्ड्स उनके इंतजार में पहले से बंदूकें लेकर तैयार खड़े थे। अब जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो उन्हें बंदी बना लिया जाता है और बंदी बना लेने के बाद उन दोनों को ही एक इलेक्ट्रिक शॉक चेयर से बांध दिया जाता है। और वहाँ पर ब्रिंगस्टन कहता है कि इस इलेक्ट्रिक शॉक की 3 वेव तुम्हें जान से मार सकती हैं, मगर तुम दोनों काफ़ी हट्टे कट्टे हो, इसलिए मुझे लगता है कि 4 काफ़ी होंगी। तभी वहाँ पर हॉब्स कहता है कि बेटा हम तो 5 भी आसानी से झेल जाएंगे, और उसी समय पर वह एक झटका देता है। झटके से उनकी तो फट के फरक्काबाद हो जाती है। और वहीं दूसरी ओर लैब के अंदर हैटी अपना हैंडकफ्स खोल लेती है। हैटी ने इस मौके का फ़ायदा उठाकर अपने गार्ड को ठिकाने लगा दिया और अब उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। उसने हॉब्स और शॉ को बचाने के लिए शानदार तरीके से जवाबी हमला किया। आखिरकार सभी ने मिलकर डिवाइस को फिर से प्राप्त कर लिया। उनके पास में काफ़ी मस्त ट्रक्स, गाड़ियाँ और साथ ही काफ़ी हाई वोल्टेज वाले गैजेट्स थे। और इसके बाद वो तीनों वहाँ से भागने लगते हैं। काफ़ी लंबी चलने वाली कार रेसिंग के बाद वह तीनों अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। तब उनके पीछे काफ़ी सारे ड्रोन लग जाते हैं, लेकिन हॉब्स एंड शॉ कहाँ पर मारने वाले थे और वह भी चालाकी के साथ में ड्रोन्स को हराते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। मगर तभी उनका रास्ता रोक लेता है ब्रिंगस्टन और फिर ये गाड़ी पकड़ा देते हैं हैटी को और फिर ये दोनों मिलकर सामना करते हैं ब्रिंगस्टन का। लेकिन ब्रिंगस्टन तो एक रोबोटिक विलन था, तो उसे संभालना इन दोनों की बस की बात कहाँ थी और ये दोनों से बस उसे हारने वाले थे कि मगर तभी एक बड़ी सी जलती हुई चिमनी उनके ट्रक के पिछले साइड में आके गिरती है और ब्रिंगस्टन उस धमाके में गायब हो जाता है और फिर ये दोनों वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। अब इस वक्त इनके पास में सिर्फ 2 ही दिन बचे थे और इन 2 ही दिनों में उन्हें उसके शरीर से ये वायरस निकालना था और अगर ऐसा नहीं होता तो वह वायरस हैटी की जान ले लेता। तब वहाँ पर हॉब्स कहता है कि अब समय आ गया है कि सब फालतू की प्लानिंग छोड़कर अपने बचपन के घर समोआ में शरण ली जाए। हॉब्स अपने भाई जोना से मिलने के लिए गया, जो कि एक कमाल का मैकेनिक था, लेकिन यहाँ पे मामला थोड़ा पेचीदा था। दरअसल हॉब्स और उनके परिवार के बीच पहले से ही काफ़ी तनाव था। हॉब्स ने अपने पिता को चोरी करने के इल्ज़ाम में पुलिस के हवाले कर दिया था, जबकि उसका परिवार अब तक इसे एक धोखा मानता था। हॉब्स जब वहाँ जाकर दरवाज़ा खटखटाता है तो अंदर से जोना आता है और फिर वो उसे जोर का घूंसा हॉब्स के मुंह पर मार देता है। हॉब्स पिटने के बाद उसे सारी बात बताते हुए मदद मांगता है। जोना पहले तो मदद करने को तैयार नहीं था, लेकिन अपनी माँ की डांट और भावनात्मक भाषण ने काम कर दिया। अब वहाँ पर हॉब्स उसे सारी बात बताता है कि कुछ टाइम पहले एक ऐसा वायरस जिसको स्नोफ्लेक कहा जाता है, उसको बचाने के लिए हैटी ने अपने शरीर में डाल लिया था। अगर वह गलत हाथों में पड़ जाता तो एटीएम कॉरपोरेशन के लोग उस वायरस के साथ में पूरी दुनिया को तबाह कर देते। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने तेज दिमाग के साथ में इस मशीन को वापस से रिपेयर करो ताकि हम इससे वायरस निकाल पाएँ। इसको लेने के लिए एटीएम कॉरपोरेशन के बंदे भी यहाँ पर बस आते ही होंगे, इसलिए मुझे एक शानदार टीम भी तैयार करनी है। और वहीं पे मौजूद समोआ टापू के उसके सारे दोस्तों ने उसके साथ मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं। और इसी बीच जोना एक वैज्ञानिक की तरह अपने मिशन में जुट गया था और आखिरकार डिवाइस की मरम्मत कर वायरस को निकालना शुरू कर देता है। अस्थायी बटालियन पूरी ताकत से ईटन के आगमन की तैयारी करती है। उनका पहला कदम ईटन की टीम को घातक हथियारों को हैक करके बंद करना था। दरअसल ईटन टीम के हथियार कंप्यूटर प्रोग्रामिंग चिप के सहारे ही काम करते थे। बटालियन ने पूरे द्वीप के चारों ओर ऐसा जाल बिछा दिए जैसे शिकारी अपने शिकार के लिए करता है, लेकिन तब तक इस सारी बात की जानकारी ब्रिंगस्टन और एटर्न कॉरपोरेशन को चल चुकी थी, इसीलिए वह सभी अब समोआ टापू पर पहुंच चुके थे। लेकिन अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इन सभी गन्स में चिप लगा करती है और चिप की मदद से उन्हें एक्सेस मिलता था और उसी चीज़ को हैटी ने हैक कर लिया था एक ग्लव्स की मदद से, जो कि उसने एटीएम कॉरपोरेशन से चुराया था। इस ग्लव्स की मदद से उसे पूरे 6 मिनट मिलते हैं, जिससे कि 6 मिनट तक वह कोई भी लोग अपनी गोली नहीं चला पाते हैं। और इन्हीं 6 मिनट का सहारा लेते हैं हॉब्स एंड शॉ, जो कि उनकी टीम के वहाँ पर आते ही वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा घेरा बना देते हैं। और फिर शुरू हुई थी इस मूवी सबसे शानदार फाइट। आगामी लड़ाई का पहला घातक मुकाबला शुरू होता है। समोआ की टीम पूरी तरह से अपने देसी हथियार और दिलेरी के साथ ब्रिंगस्टन के सुदृढ़ सैनिकों को हराने में जुट जाती है। नज़ारा ऐसा था मानो ये लड़ाई नहीं बल्कि शेरों और भेड़ियों का संघर्ष हो। समोआ के योद्धा न केवल विजयी होते हैं बल्कि इसे ऐसे अंजाम देते हैं कि उनकी टीम को कम से कम नुकसान झेलना पड़ा। वहीं ब्रिंगस्टन जब उसे पता चलता है कि सारी गन्स का कंट्रोल गायब है तो वह अपने लिए हेलीकॉप्टर्स का मंगवा लेता है, लेकिन हॉब्स एंड शॉ ने उसका भी इंतजाम कर रखा था। ब्रिंगस्टन का अगला दांव था
कि हैटी को हेलीकॉप्टर से किडनैप करना, लेकिन उसे क्या पता था कि हॉब्स और समोआ की टीम ट्रक और रस्सी के साथ तैयार थी। उधर जैसे ही ब्रिंगस्टन हेलीकॉप्टर को लेकर हवा में उड़ने लगा, इधर हॉब्स और उसकी टीम ने कई कस्टम ट्रकों से हेलीकॉप्टर को जकड़ लिया। फिर हॉब्स एंड शॉ और उनकी टीम यानी कि उसके सारे के सारे दोस्त अपनी गाड़ियों के नोजस खोल देते हैं। नोजस यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड सिस्टम, और उसकी मदद से उस हेलीकॉप्टर को जमीन पर गिराने की कोशिश करते हैं। ये सीन इस फिल्म का सबसे लाजवाब सीन लग रहा था। और फिर आखिरकार एक ऐसा मोमेंट आता है जहां पर उनका हेलीकॉप्टर और हॉब्स एंड शॉ का ट्रक एक पहाड़ी से टकराकर टापू के नीचे गिरने को मजबूर हो गए, और उसके बाद में वो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुके थे। लेकिन ब्रिंगस्टन पर तो उसका क्या ही असर होता, क्योंकि वो तो आधा रोबोट और आधा इंसान जो था। और फिर वहाँ शुरुआत होती है एक बहुत ही तगड़ी फाइट की, हॉब्स एंड शॉ और ब्रिंगस्टन के बीच में। सबसे पहले तो ब्रिंगस्टन उन दोनों को खूब पीटता है। तब उन दोनों को अकल आती है कि अगर हमने इस तरीके से लड़ाई की तो हम इससे कभी भी जीत नहीं पाएंगे, इसलिए अगर जीतना है तो चालाकी का यूज करना पड़ेगा। एक मुक्का मैं उसे मारूंगा ताकि तुम्हें उसे मारने का मौका मिल सके, फिर एक घूंसा तुम खाना ताकि मैं उसे मार पाऊँ। और ऐसा करते करते अब वह उस ब्रिंगस्टन को काफ़ी ज़्यादा निढाल कर चुके थे, और एक पल ऐसा भी आता है जब वह उसे पूरी तरीके से हरा चुके थे। वहीं एटीएन कॉरपोरेशन नहीं चाहती थी कि इसकी जानकारी उन दोनों को मिले, इसलिए वह खुद ही ब्रिंगस्टन को शट डाउन कर देती है। और इसी के साथ दुनिया में आने वाला एक बहुत ही बड़ा खतरा टल जाता है, जहाँ पर अब हैटी के साथ से वह वायरस भी निकल चुका था। अब यहाँ कहानी एक और मोड़ लेती है। निर्देशक का एक रहस्यमय संदेश आता है जिसमें वह दावा करता है कि वह हॉब्स को अच्छी तरह जानता है, उसे और 100 भाई बहनों को अपने पक्ष में करने का इरादा रखता है। और यह मूवी यहीं पर ख़त्म होती है।